दोस्तों, 5 अगस्त 2026 उससे पहले ढाका से वार्निंग आती है, हसीना को रोको। लेकिन नई दिल्ली ने क्या किया? नई दिल्ली ने उन्हें माइक पकड़ा दिया। आखिर भारत ने शेख हसीना को दिल्ली से बोलने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये नई दिल्ली का एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक सिग्नल था। 5 अगस्त 2026 को जब नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ढाका से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के इंटेलिजेंस कॉरिडोर में एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को बिल्कुल बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ढाका में रिजिम चेंज तो क्या था, ये तो अभी सामने आ चुका है, उनका मुखौटा खुल चुका है। लेकिन दिल्ली के इस जो एकदम एक स्टेल्थ काउंटर मूव की स्क्रिप्ट उनके रडार पर कभी थी ही नहीं। मतलब वो अभी बौखलाए हुए हैं, इस्लामाबाद हो वॉशिंगटन हो, वो अभी समझ नहीं आ रहा है उनको क्या हुआ है। देखिए, ढाका की जो अभी नई सरकार है, तारिक रहमान की सरकार, वो क्या चीखती रही कि भारत को शेख हसीना को रोकना चाहिए, स्टॉप हर पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन इंडियन सॉइल, यही वो चाहते थे ना। लेकिन हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एकदम कितने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। उन्होंने क्या बोला? अरे ये तो एक प्राइवेट क्लब का इवेंट है, कोई हमारा इसे लेना देना ही नहीं है, क्या लेना देना है भारत का। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में इसे कहते हैं प्लॉसिबल डिनायबिलिटी। मतलब काम अपना ही होगा लेकिन पेपर पर सिग्नेचर किसी और का है। वही चीज है, जैसे कि डायलॉग में भी बोलते हैं ना कि दुश्मन जब तक समझता है कि वो गेम जीत चुका है, असली खिलाड़ी पीछे से बाजी पलट देता है। वही चीज है। तो नई दिल्ली ने ढाका को एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर आपकी जमीन से एंटी इंडिया फोर्सेस और आईएसआई एजेंट्स के खुलेआम ऑपरेट वहां से करेंगे, तो नई दिल्ली भी शेख हसीना के रूप में एक ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट रेडी रखेगा जो ढाका की नई जो प्रधानमंत्री और जो सरकार बनी है, बीएनपी की सरकार, जो पीएम तारिक रहमान चला रहे हैं, उनकी नींद उड़ाने के लिए वो काफी है। अब बोल सकते हो एक्चुअली में उनका नींद उड़ चुका है, वरना उनका मिनिस्ट्री ऑफ जो उनका जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो भी धमकी दे रही थी कि हम डिप्लोमेटिक टाइज काट देंगे भारत से। भैया, भारत क्या वो चंगू मंगू टाइप के देश हैं कि तुम धमकाओगे? तुम चींटी जितने हो भाई साहब, और तुम दोगे धमकी हाथी को? ये है जरूरत तुम्हारी? तो अब आते हैं दोस्तों उस बात पर जो एक आम इंसान को पता नहीं है। उसी प्रेस सेशन में जो जहां पे शेख हसीना ने वर्चुअल एक जो दे रहे थे, जो प्रेस जो एक स्पीच तो दिया उन्होंने, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर भी लिया। वहां उनके बेटे ने, जो साजिद वाजिद जॉय ने, एक ऐसा खुलासा किया जो हर भारत के कान अभी खड़े कर देगा। जॉय ने डायरेक्टली बोला कि बांग्लादेश हैज ऑफिशियली टर्न्ड इनटू पाकिस्तान 2.0 ऑन इंडियाज ईस्टर्न फ्रंट। एक बांग्लादेशी जो कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का एडवाइजर हुआ करता था, वो ये बात बोल रहा है। ये कोई हवाई पॉलिटिकल बयान नहीं है, सॉलिड इंटेलिजेंस जो फैक्ट्स। आप लोग देखिए, शेख हसीना के हटते ही रावलपिंडी से आईएसआई हैंडलर्स को ढाका और चिटागोंग में खुली छूट दी गई थी ना, उनको मिल गई थी। तो बैंड टेरर आउटफिट्स और अलकायदा के सिंपैथाइजर्स अब ढाका के जो रास्तों पर खुलेआम रैलीज निकाल रहे हैं, बाइक रैलीज निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कई तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक चीज है, वो लोग जो है हिंदू माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश के भीतर, उन पे भी अटैक्स करवा रहे हैं। अभी तो फिलहाल वो अटैक्स अभी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ना कुछ चीजें जो है बिहाइंड द कर्टन्स भी हुई है। बांग्लादेश को बताया गया है अगर वो उन पे खरे नहीं उतरे तो और भी कुछ हो सकता है। उसके अलावा जो इंडेमनिटी एक्ट की जो बात करी गई, जो साजिद वाजिद ने कही, वो क्या कहा कि ढाका के जो अभी देखिए, यूनिस का जो ये जो एक इंटरिम गवर्नमेंट था, उसने ये इंडेमनिटी एक्ट लाया था, लेकिन इसको कानून में तब्दील कर दिया तारिक रहमान की सरकार ने। तो ऐसा कानून पास किया है जैसे जिसके तहत जो 2024 में जब तख्ता पलट में रायट्स हुए थे
जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था, आम जनता को मारा था, लोगों को खींच खींच के उनको मार के फिर फ्लाईओवर से लटकाया था, उनको, उन अटैकर्स को लीगल इम्यूनिटी दी जा चुकी है। यानी अपराध करो और कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहा गया है उस कानून में। ये होता है इंडेमनिटी एक्ट। सोचिए, हम हमेशा सोचते थे कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान ही सबसे बड़ा हमारा सरदर्द है, लेकिन अब हमारा ईस्ट में जो, देखिए हमारा ईस्ट का जो है बॉर्डर करीबन 4096 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा फेल्ड स्टेट अभी तैयार किया जा रहा है जो कि एंटी इंडिया नेटवर्क्स का नया हब अभी बन रहा है। और इनका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? एक ही चीज है दोस्तों, ये याद रखना कि वो है हमारी जो पतली सी जो कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नेक कहते हैं। 22 किलोमीटर की पतली जो मेन वो जो सड़क है, अगर बांग्लादेश में आईएसआई और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स स्ट्रांग होते हैं तो चिकन नेक पर डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेट वो पैदा हो जाएगा। नई दिल्ली इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है और इसीलिए भारत ने अपना जो स्ट्रेटेजिक जो काउंटर सिग्नल वो अभी बांग्लादेश को भेज दिया है। ये जियोपॉलिटिक्स का खेल आज से तो शुरू नहीं हुआ है। इतिहास में हम लोग देखेंगे, जिस देश को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1971 की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और रॉ के जो लेजेंडरी फाउंडर हुआ करते थे आर.एन. काओ, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बनाया था ना, तब बांग्लादेश पैदा हुआ था। आज 55 साल बाद वही देश वापस 1971 का प्री लिबरेशन माइंडसेट में ढकेला जा रहा है। ये शेख हसीना ने भी कहा कि वो जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो एंटायर जितने भी आपके जो इतिहास था उसको मिटाने की कोशिश उन्होंने करा है आईएसआई के साथ मिलकर। ये यूनिस और बाद में ये तारिक रहमान, उन्होंने क्या करा हुआ है, वो हर एक वो जो आप बोल सकते हो मॉन्यूमेंट हो या जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, जो भी हो, सारी चीजें वो धीरे धीरे मिटा रहे हैं। अपनी पुस्तकों से वो सारी चीजें हिस्ट्री मिटा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पैदा हुआ है अभी 2024 में बांग्लादेश, उससे पहले कुछ था ही नहीं बांग्लादेश, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा करा धरा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। देखिए, शेख हसीना ने कल उसी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि उनके पिता जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनके परिवार के साथ गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। उस वक्त भी पीछे कौन था? फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और लोकल रोग एलिमेंट्स। तो सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन बची थी क्योंकि वो जर्मनी में थी। यही कहानी है ना। अब फॉरेन इंटेलिजेंस तब भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तब भी बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है। तो ये कहानी है। आज भी वही ताकतें जो शेख हसीना के तख्तापलट में वो इन्वॉल्व थे। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना के जो बेटे साजिद वाजिद ने यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट पर एक एक्सप्लोसिव सवाल उठाया है। यूएन ने क्लेम किया था कि 2024 के राइट्स में 1400 लोग मारे गए, जब अवामी लीग ने, देखिए ऑफिशियल फिगर्स है 850 के करीब, तो ये है, लेकिन ऑफिशियल मतलब बांग्लादेश के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है 800 850 के करीब। अब यूनाइटेड नेशंस ने 1400 का एक फिगर दिया, तो अवामी लीग ने जो यूएन को ऑफिशियली पूछा है कि हमें उन 1400 लोगों की लिस्ट और कैजुअलिटी रिपोर्ट दो, तो पता चला सिर्फ 800 थे, बाकी 600 लोग कहां गए? यूएन के पास आज तक कोई अभी लिस्ट नहीं है, ना कि वो मुहैया कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। साजिद वाजिद ने आरोप लगाया है कि कैजुअलिटी नंबर इन्फ्लेट किए गए थे ताकि ये जो रिजीम चेंज हुआ है वो दुनिया के सामने सही ठहराया जा सके। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्क्रिप्ट लिखने वाला भूल जाता है कि अभी भी हीरो जिंदा है। वही बात हो गई ना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, शेख हसीना ने दिसंबर 2026 का ही वक्त क्यों चुना वापस जाने के लिए? जियोपॉलिटिक्स में कोई डेट रैंडम नहीं होती है। 2026 के पीछे 3 बड़े रीजंस है और टैक्टिकल रीजंस है।
बांग्लादेश का गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट कोलैप्स कर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रही हैं और जो है महंगाई आसमां को छू रही है। सर्दियां आते आते जनता का गुस्सा सड़कों पर आ जाएगा। ये एकदम तय है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक रिवाइवल और हो ही नहीं सकता। ये एकदम, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, जो सर्जियो गोर जो कि साउथ ईस्ट एशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएस के और भारत के एम्बेसडर है, वो गए थे बांग्लादेश। वहां उन्होंने हमारे जो हाई कमिश्नर है दिनेश त्रिवेदी साहब से वो मिले थे। क्यों मिले थे, क्या मिले थे, उसके पीछे क्या है, वो वीडियो में मैंने बताया। लेकिन वो अगर है, वो बहुत चिंतित है अमेरिका बांग्लादेश को लेके। तख्ता पलट तो करवा दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। क्योंकि भारत ने काउंटर जो है स्ट्राइक वो कर दिया है, स्ट्रेटेजी उन्होंने संभाल लिया है। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि अवामी लीग का जो कैडर है ना, उसको मोबिलाइज करने में भी टाइम लगेगा। क्यों ना, अवामी लीग का कैडर जो है वो अभी अंडरग्राउंड है, तो लाखों में है वो लोग। तो उनके लिए हसीना का ये एक स्टेटमेंट बैटल क्राई जैसा है। उन्होंने क्या कहा कि भैया तैयार रहो, मतलब तैयार रहो, मैं आ रही हूं दिसंबर 2026 में। तो उनको ये 3-4 महीने का वक्त मिल जाएगा, अभी वो तैयारी कर लेंगे, अपने आप को जुटा लेंगे, एकजुट कर लेंगे। तो ये एक तरह से नई दिल्ली का एक बड़ा अच्छा दाव है। जब तक शेख हसीना दिल्ली में है वो सेफ है। उनका ये वर्चुअल एड्रेस ढाका का जो अभी जो मौजूदा सरकार और पीएम तारिक रहमान उनकी नींदें अभी उड़ा रही है। और उनको एक डायरेक्ट वार्निंग भी भेजी गई है कि अगर तुमने एंटी इंडिया कैंप को शेल्टर दिया तो हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल इकोसिस्टम को अभी रिसेट कर देंगे। तो मान के चलिए कि शेख हसीना दोबारा से अभी रिहेबिलिटेट होंगी, ये बिल्कुल किया जाएगा और उनको खरोच तक नहीं आनी चाहिए, ये भी इनडायरेक्टली बोल दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो बैटल है ये शेख हसीना वर्सेस तारिक रहमान नहीं है, ये बैटल है हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जिसे हम बोलते हैं वर्सेस आपका पाकिस्तान का आईएसआई, आपका वॉशिंगटन का मतलब अमेरिका का सीआईए, चाइना का एमएसएस कि ना, उसकी एम्बेसी भी बहुत तत्पर है। बांग्लादेश के अंदर भी और भारत के अंदर भी बहुत एक्टिव है अभी। तो पाकिस्तान और उनके जो फॉरेन एलाइज चाहते हैं कि भारत अपने ईस्टर्न फ्रंट पर उलझ जाए ताकि हम चाइना और इंडियन ओशन पर फोकस ना कर सके। तो जब भारत की बात आती है तब अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे टाइम में अमेरिका और चाइना दुश्मन बन जाते हैं। ये क्या खेल चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि हम डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव डिफेंस खेलना भी हम जानते हैं। शेख हसीना की दिल्ली की जो 5 अगस्त को दुनिया ने सिर्फ एक स्पीच सुनी, उनकी स्पीच, हो सकता है इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने उस दिन एक सिग्नल देखा हो। असली पिक्चर तो दिसंबर में ढाका की सड़कों पर दिखेगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को शेख हसीना की जो ये वापसी को खुलेआम बैक करना चाहिए या भारत को साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहना चाहिए? आपके जो कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।